केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले आते हैं तीर्थ। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो 18 विभागों का उल्लेख किया गया है उन्हें तीर्थ कहा जाता है। और तीर्थों का जो अध्यक्ष होता है, तीर्थों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें महामात्र कहा जाता है। तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता है। इसके बाद है समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता है? समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्रित करना। मौर्यकालीन प्रशासन में समाहर्ता का जो मुख्य कार्य होता था वो था राजस्व एकत्रित करना। उसी प्रकार से सन्निधाता। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख है जैसे कि सीताध्यक्ष। सीता के बारे में यह कि जो सीता होती है वो हल होता है और हल का जो किनारा होता है उसको सीता कहते। तो जो हल है उसका संबंध किससे है? कृषि से। तो सीताध्यक्ष कृषि से जुड़ा हुआ था, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष। इसी प्रकार से सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष जो होता था, सूत्र यानी सूत यानी कि कताई और बुनाई, तो कताई और बुनाई का जो अध्यक्ष होता था उसको सूत्राध्यक्ष कहते थे। इसी प्रकार से था विविताध्यक्ष जो कि चारागाह का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार से लूनाध्यक्ष। लूनाध्यक्ष होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष। और आठविक होता था वन विभाग का अध्यक्ष। अब मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण था प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और उन 5 प्रांतों में से सबसे पहला था उत्तरापथ, दूसरा था अवंती, तीसरा था कलिंग, चौथा था दक्षिणापथ और पांचवा था मध्य देश। और इनकी राजधानियों को याद करना बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि सबसे पहले है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान उत्तर में स्थित है, तो उत्तर के हिसाब से उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। इसी प्रकार से अवंती जो कि हमने महाजनपदों में पढ़ा था कि अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली जो कि कलिंग उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग, तो कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। उसी प्रकार से दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अब आपको पता है श्रीलंका है जैसे, तो श्रीलंका सोने की भूमि थी, सोने की नगरी थी। तो स्वर्णगिरी, क्योंकि जो श्रीलंका दक्षिण में, तो हम दक्षिणापथ से ले सकते हैं स्वर्णगिरी। और मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मध्य देश का मतलब है सबसे मध्य की स्थिति। तो मध्य की स्थिति से यदि हम देखें तो जो बिहार है, तो बिहार की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र जो कि मध्य देश की राजधानी थी। प्रांतों का शासन जो हमने पढ़ा कि जो प्रांत थे वह 5 भागों में बटे हुए थे। तो जो प्रांतों का शासन राजवंशीय आर्यपुत्र। राजवंशीय आर्यपुत्र का अर्थ यह है कि जो राजकुमार होते थे उनके द्वारा संभाला जाता था, यानी कि जो राजकुमार होते थे वो इनके अध्यक्ष होते थे। यानी प्रांतों का शासन राजवंशीय आर्यपुत्रों द्वारा संभाला जाता था। जो प्रांत होते थे वो विषयों में विभक्त थे। विषय का मतलब क्या होता है? जिनको हम वर्तमान में जिले कहते हैं, मुगल काल में सूबे कहते थे। उसी प्रकार से प्रांतों को विषय में विभक्त किया जाता था जो विषयपतियों के अधीन होते थे। और जिले का जो प्रशासनिक कर्मचारी होता था वह स्थानिक होता था। जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई का मुखिया होता था, यानी कि जैसे हम स्थानीय स्वशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार से प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया होता था वह गोप कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को गोप कहा जाता था। अब हम देखते हैं नगर शासन।
जो नगर शासन था, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, यानी कि 30 सदस्य कुल होते थे और वह 30 सदस्य 6 विभागों को संभालते थे। और जो 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो नगर शासन होता था, नगर शासन के अंतर्गत 30 सदस्य होते थे और वे 30 सदस्य 6 समितियों को संभालने का कार्य करते थे। और इन समितियों का जो क्रम है वो भी क्रमानुसार ही है, जिनमें सबसे प्रथम जो समिति थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य, और 5वीं समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, और 6ठी समिति थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूलना। अब इसको आसानी से याद भी किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास कोई उद्योग है, उस उद्योग में कुछ विदेशी नौकरी करते हैं। एक उद्योग है जिसमें कुछ विदेशी नौकरी करते हैं, तो उन विदेशियों का हमें जन्म मरण का लेखा जोखा रखना होता है, यानी कि हम उनके रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक उद्योग है जिनमें हमने विदेशियों के जन्म मरण का लेखा जोखा रख लिया है। और जन्म मरण का लेखा जोखा रखने के साथ है, अब आपको पता है उद्योग में क्या होगा, या तो व्यापार होगा या वाणिज्य होगा। तो उसमें व्यापार वाणिज्य किया जाता है, और व्यापार वाणिज्य करने के साथ साथ जो कुछ भी हम निर्मित कर रहे हैं उनका हम निरीक्षण करते हैं, और फिर जो वस्तुएं हम किसी दूसरे को बेचते हैं उस पर 10% यानी कि 10वां भाग कर के रूप में वसूलना। तो वापस से समझ लो, एक उद्योग है, उसमें कुछ विदेशी हैं, विदेशियों का हमने जन्म मरण का लेखा जोखा रख लिया। जन्म मरण के लेखे जोखे के साथ ही उस उद्योग में व्यापार किया जाता है, और उस व्यापार का फिर हम निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने के बाद जो कुछ भी हम विक्रय करेंगे उसका 10वां भाग हम कर के रूप में वसूल करेंगे। अब सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, यानी कि सेना को संगठित करने के लिए एक पृथक से सैन्य विभाग बनाया गया था, जो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो 6 विभाग थे उसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और ये सभी समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग कौन से थे? पैदल सैनिक, घोड़ा सैनिक यानी कि अश्व सैनिक, हाथी, रथ और नौसेना। मेगास्थनीज कहता है, यानी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसके पास तरह तरह की सेनाएं सुसज्जित थी।